Sorry, today the topic which we are going to start is functions and procedures. So far अभी तक जो भी हमने functions देखे थे, for example सब string का function हो गया, length का function हो गया, basically these are known as what we can say built-in functions. मतलब वो programming language में already defined है, तो just हम उनका नाम और उनको just हम कुछ values pass करवाते हैं, जो भी इनसाइड ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो एग्जीक्यूट होता है और फंक्शन हमें हमेशा वैल्यू को रिटर्न करके देता है। इस वाले लेक्चर के अंदर हमें खुद यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करने के यूजर किस तरीके से एक फंक्शन क्रिएट कर सकता है या प्रोसीजर क्रिएट कर सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ प्रोसीजर इज। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन इज a block of code that is written once and can be called from program many times। देखो, अगर हमने एक कोड लिखा और कोड लिखने के बाद अगर हम उसको कॉल करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो हम कितनी बार भी उसे कॉल कर सकते हैं। वी आर नॉट सपोज टू री राइट दैट सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। तो बेसिकली जो हमारे पास फंक्शन है या जो प्रोसीजर है ये फॉलो करता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम होता है वी विल बेसिकली डिवाइडेड इनटू द मॉड्यूल्स, मतलब सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। या इसको एक और कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं विच इज बेसिकली नोन एज डीकम्पोजिशन। सो डीकम्पोजिशन भी ये कहती है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू अ सब टास्क। सो ब्रेकिंग डाउन of a complex task into subtask। तो अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक मेजर टास्क है दैट इज कैलकुलेटर बनाना है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर चार्ट बनाऊं तो कैलकुलेटर इज अ मेजर टास्क, मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क है क्योंकि कैलकुलेटर में बहुत सारे हमारे पास जो है ना फंक्शंस होते हैं जो उसको एग्जीक्यूट करने होते हैं। अब मैं उसको अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ऐड के लिए मैं एक अलग मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट के लिए अलग मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ, डिवाइड के लिए फॉर एग्जांपल अलग मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई के लिए अलग मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ। अब इससे फायदा क्या हुआ, जब भी मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को सब टास्क में डिवाइड करूंगा तो दैट टास्क बिकम मोर मैनेजेबल, मतलब इजी टू मैनेज हो जाएगा। फिर इसको इस तरह सोचो कि अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक प्रोग्राम बनाने के लिए आता है तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क, एक वेबसाइट बनाने के लिए आ जाती है, तो उस वेबसाइट को क्या आप एकदम शुरू कर दोगे बनाना? द आंसर इज नो। आप क्या करोगे, उस वेबसाइट को ब्रेक डाउन करोगे सब टास्क के अंदर। फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड डेवलपमेंट कौन करेगा, मतलब कि उसकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन डिजाइन करेगा कि वेबसाइट हमारी दिखेगी कैसे, डेटाबेस क्रिएट कौन करेगा, बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर डेटाबेस क्रिएट करना, कोडिंग करना, और इसके अलावा इंटीग्रेट कौन करेगा, टेस्टिंग कौन करेगा। तो ये सारे सारे अलग अलग टास्क हैं, इसके लिए सेपरेट टीम्स डिसाइडेड होती हैं। सो दैट टास्क कुड बी डिवाइडेड अमंग द टीम मेंबर्स। अब जब आप टीम मेंबर्स में उस चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि वो टीम उस काम को करने के लिए बहुत एक्सपर्ट होती है, तो वो क्या करेगी, उस काम को कम टाइम में डेवलप कर देगी, मतलब लेस टाइम इज नीडेड टू डेवलप दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड लेस चांसेस ऑफ एनी एरर्स।
तो ये फायदा होता है मॉड्यूलर अप्रोच के अंदर, मतलब अगर हम फंक्शन प्रोसीजर में प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं। और बेनिफिट क्या होता है, डीबगिंग बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, डीबगिंग का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ऐड का कोड लिख लिया, यानी पूरा कैलकुलेटर बन गया, ऐड का कोड प्रॉपर्ली रन नहीं हो रहा, तो जस्ट आप डायरेक्टली ऐड वाले फंक्शन या प्रोसीजर में गए, विदाउट चेंजिंग सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और ऐड में जस्ट आपने चेंज अप्लाई कर दी, या आपने कोई भी मॉडिफिकेशन अप्लाई करनी है, तो आपको बाकी फंक्शन प्रोसीजर्स को जो है ना वो छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है वो एक फंक्शन में गए और वहां पे आपने चेंजेस अप्लाई कर दी। तो अब अगर मुझे कॉम्प्लेक्स टास्क को फंक्शंस में, प्रोसीजर्स में क्रिएट करना है, तो वो कैसे करूंगा? तो वो क्रिएट करने, और इसका इसका जो बेनिफिट थे वो तो मैंने आपको बता दी, डेफिनेशन मैंने बता दी। अब फंक्शंस एंड प्रोसीजर में डिफरेंस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अभी आज की क्लास में विच आई एम बेसिकली द आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज प्रोसीजर्स। प्रोसीजर भी हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एनी टाइम। फंक्शन में बस एक डिफरेंस आता है प्रोसीजर में कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। बस ये वाला पॉइंट याद रख लेना। अब सूडो कोड के अंदर सिंटैक्स क्या है प्रोसीजर को लिखने का, मतलब सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग अ प्रोसीजर, syntax of defining a procedure is quite simple. Just write procedure in capital letter followed by the name of a procedure that is said to be as identifier, and then write parameter 1 colon data type comma parameter 2 colon data type, and then this is the body of a procedure in which you can write as many statements as you want to, and then simply write end procedure without space. So this is how you define a procedure. Remember one thing, the procedure cannot execute until you will call it. मतलब यहाँ पर प्रोसीजर डिफाइन हुआ है खाली कि वो किस प्रॉब्लम को या किस टास्क को वो सॉल्व करेगा, लेकिन अगर आपने प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है, सो यू बेसिकली नीड टू कॉल अ प्रोसीजर। और यहाँ कॉलिंग अ प्रोसीजर के लिए जो सूडो कोड का सिंटैक्स होगा, दैट वुड बी सिंपल, जस्ट राइट अ कॉल कीवर्ड followed by the name of a procedure and then pass some arguments into it. मैं एक में बताता हूँ ये पैरामीटर क्या होता है और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा आर्ग्यूमेंट 2। अब हमारे पास यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, let me just define this thing. Parameter are those variable which is used to receive values. These are variables inside in a function or a procedure. फंक्शन में भी होते हैं, प्रोसीजर्स में भी होते हैं। These are variables in a function or procedure that are used to receive values। मतलब जब हम फंक्शन को या प्रोसीजर को कॉल करते हैं, तो जब हम कॉल करते हैं तो हम उनको कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं सब स्ट्रिंग की फंक्शन की बात करूं, so we basically providing 3 values. First value would be the string, second value
would be the starting position and the third value would be the number of characters from that starting position. तो उन तीन वैल्यूज को जो रिसीव करेगा that would be the parameter. ठीक है. Then we have the arguments. Argument is said to be the values that are passed to a function or a procedure. मतलब जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, whenever we are going to call a function, तो आर्ग्यूमेंट्स हम बेसिकली वैल्यूज को कहते हैं, उन वैल्यूज को जो हम फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं. तो रिमेंबर, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पे नोट याद रख लेना हमेशा. यहाँ रेड से भी लिख देता हूं. नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स should always match या should be equal to number of पैरामीटर्स. मतलब जितने हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे उतने ही हमारे पास पैरामीटर्स होने चाहिए. और इसके साथ साथ ये भी बात याद रखना कि जो भी हमारे पास पैरामीटर, क्योंकि प्रोसीजर पहले डिफाइन होता है, बाद में हम उसको कॉल करते हैं, तो जो भी हमारे पास पैरामीटर है जो उसकी डेटा टाइप है, तो आर्ग्यूमेंट जो हम पास कर रहे हैं शुड मैच विद द डेटा टाइप दैट इज ऑफ अ पैरामीटर एज वेल. और ये भी बात याद रखना कि इनकी सीक्वेंस भी मैटर करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे डेटा टाइप, लेट सपोज अगर आपने स्ट्रिंग टाइप की डिक्लेयर की हुई है पैरामीटर 1 को, और यहाँ पे इंटीजर टाइप किया हुआ है, और आर्ग्यूमेंट 1 हैज टू बी स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट 2 हैज टू बी द इंटीजर. अगर आर्ग्यूमेंट 1 आप इंटीजर रखते हो और आर्ग्यूमेंट 2 आप स्ट्रिंग रखते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि वो ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट 2 आप पैरामीटर 1 के पास जाएगा. ऐसा कभी भी नहीं होता. आर्ग्यूमेंट 1 हमेशा पैरामीटर 1 के पास जाएगा, आर्ग्यूमेंट 2 हमेशा पैरामीटर 2 के पास जाएगा, और उनकी डेटा टाइप्स लाजमी मैच होनी चाहिए. तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको लाजमी याद रखना. इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई भी अगर प्रोसीजर है या कोई भी फंक्शन है, इट माइट हैव नो पैरामीटर्स. मतलब प्रोसीजर या फंक्शन विदाउट पैरामीटर भी हो सकते हैं. तो अगर वो विदाउट पैरामीटर है तो देयर इज नो नीड टू पास एनी आर्ग्यूमेंट to a procedure or a function. Just write call followed by identifier and then write two parentheses, मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं. तो ये हमारे पास थोड़ी सी थ्योरी दी है कि हाउ बेसिकली इन pseudo code we declare a function, we define a function and a procedure. अच्छा जी, in order to cover this particular topic, what we are going to do is we will start defining a procedure in a VB.NET. तो VB.NET के लिए we have this IDE, Integrated Development Environment. This is known as Visual Studio. तो 2022 वर्जन भी होता है, 2012 भी होता है, 16 भी होता है, कोई से भी डाउनलोड कर लो. We just go directly into a create new project, और जब भी डाउनलोड करना ऑफिशियल वेबसाइट से करना, और कम्युनिटी वर्जन करना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. consoleapp.net फ्रेमवर्क पे गए और नेक्स्ट किया, तो जो भी आपका प्रोग्राम का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोसीजर रखना चाहो, ये डी ड्राइव में स्टोर हो रहा है, लोकेशन चेंज करना है तो कर सकते हो. तो आई सिंपली क्लिक ऑन अ क्रिएट बटन. अच्छा, एक थ्योरी में आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी मैं साथ साथ कवर करता हूँ जब तक वो प्रोजेक्ट लोड हो रहा है. वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द थिंग्स that are defined inside a function, a procedure header. मतलब प्रोसीजर के हेडर में कौन कौन सी चीजें होती हैं. तो प्रोसीजर हेडर कंसिस्ट ऑफ
प्रोसीजर हेडर भी पूछ सकता है, प्रोसीजर की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, बोल सकता है। यूजुअली हेडर फंक्शन के लिए यूज होता है, बट आपके सिलेबस में दोनों में ही आ जाता है। प्रोसीजर हेडर या डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स ओनली, नेम ऑफ अ प्रोसीजर second thing is parameters and their data type। अगर यही फंक्शन का हेडर होता तो यहां पर तीसरी चीज ऐड होती है, रिटर्निंग वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं VB.NET की तरफ। तो VB.NET को क्यों यूज कर रहा हूं? द वन मेजर रीजन इज दिस मेन प्रोसीजर। हमारे पास अभी तक जितने भी कोड हमने किए हैं, जितने भी कोड, मतलब कोड इन अ सेंस, चाहे हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड एग्जीक्यूट देखा, चाहे हम सूडो कोड पे कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस कोड को एग्जीक्यूट करना है तो यू बेसिकली नीड टू राइट दैट कोड इनसाइड द मेन प्रोसीजर। हमेशा आप मेन के ना ऊपर लिखते हैं ना मेन के बाहर नहीं लिखते, ना ऊपर ना नीचे, ऑलवेज रिटन इनसाइड अ मेन प्रोसीजर। लेट मी जस्ट शो यू वन सिंपल कोड इन VB.NET। अगर मुझे डिस्प्ले कराना है, मतलब मुझे आउटपुट करवाना है, तो आउटपुट कराने के लिए सिंपली मैं यूज करता हूं कंसोल। कंसोल कहते हैं उस ब्लैक कलर की विंडो को जिसमें हम डेटा को डिस्प्ले कराते हैं। सो कंसोल डॉट, जैसे मैं लिखूंगा राइट लाइन, ब्रैकेट्स बनाऊंगा और इनसाइड लिख दूंगा फॉर एग्जांपल हेलो, दैट्स इट। एक लाइन ऑफ कोड इसमें ऐड करनी होती है, जिसका कोई सूडो कोड कमांड नहीं होती है, जिसका काम सिर्फ कंसोल की स्क्रीन को होल्ड करना होता है। कंसोल डॉट रीड की, इसका मतलब ये होता है जब तक मैं कंसोल की स्क्रीन के ऊपर कुछ भी की एंटर ना करूं तब तक कंसोल की स्क्रीन को डिसअपियर नहीं करना। जैसे ही मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक कंसोल की स्क्रीन आएगी और जिसके ऊपर हेलो की स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। क्यों नहीं आ रही भाई सामने, एक मिनट। एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे हेलो हमारे पास प्रिंट हो चुका है। जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो रीड की कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो कंसोल की स्क्रीन डिसअपियर हो जाएगी। तो ये काम तो हम मेन के अंदर कर रहे हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को बना लो कि जब भी प्रोग्राम शुरू होता है तो इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस मेन। अब ये भी याद रखो कि जो प्रोसीजर है वो VB.NET में इज सेट टू बी एज सब रूटीन। मतलब हमारे पास हम फंक्शंस कहें, प्रोसीजर्स कहें, सब रूटीन कहें, मॉड्यूल्स कहें, ये सब एक ही चीज है। तो सब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज सब रूटीन। पाइथन में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोसीजर, पाइथन में सिर्फ फंक्शन होता है। देयर आर मेनी रीजंस कि मैंने पाइथन को टच नहीं किया, क्योंकि उसमें मेन का प्रोसीजर होता ही नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट सही तरीके से डिलीवर नहीं होगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जो काम मैंने डिस्प्ले करवाया मेन की बॉडी के इनसाइड, अब अगर मैं यहाँ पर एक प्रोसीजर बना रहा हूं और मैं वहां उस प्रोसीजर को कॉल करूंगा और जो भी उस प्रोसीजर के इनसाइड स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो जब पाइथन में प्रोसीजर बनाना है, सॉरी VB.NET में अगर प्रोसीजर बनाना है तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, सब ऑलवेज राइट आउटसाइड द मेन। अगर आपको कोई प्रोसीजर या फंक्शन डिफाइन करना है तो प्रोसीजर बनाया और फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया डिस्प्ले नाम का प्रोसीजर। ये नाम मेरी मर्जी है, मतलब जो आइडेंटिफायर के रूल्स है वो मुझे फॉलो करने। ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बनाने के बाद जस्ट मैं यहाँ एंटर प्रेस करूंगा, दैट्स इट। और यहाँ लिख दूंगा यही स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लिखी थी, कंसोल डॉट राइट लाइन, दैट्स इट। अब मैं इसको मेन से हटा रहा हूँ, कंसोल डॉट रीड को भी अभी फिलहाल हटा रहा हूँ। अब इसका फ्लो देखना क्या होगा। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो कुछ भी जो है ना
कंसोल की स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा, और अगर मैं कंसोल डॉट की लिख के दिखाऊं तो उसका मतलब ये होगा कि वो होल्ड करके रखेगी, मतलब कुछ भी कंसोल की स्क्रीन पे नहीं आएगा, कंसोल स्क्रीन वुड बी ब्लैंक। अभी जैसे एग्जीक्यूट होगा देखना, एज यू कैन सी कि मेरे सामने ये कंसोल की स्क्रीन आ चुकी है, बट इस पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। द रीजन इज कि जो हमारे पास प्रोसीजर होता है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक वो कॉल ना किया जाए। तो फॉर इट्स एग्जीक्यूशन बेसिकली वी नीड टू कॉल इट फ्रॉम इनसाइड द मेन। तो सबसे पहले लाइन नंबर, आपका कोड लाइन नंबर 5 से शुरू होगा। लाइन नंबर 5 में आपको मेन प्रोसीजर मिलेगा, यहां पर आप लिखोगे कॉल का कीवर्ड, जिस तरह से हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं सूडो कोड में। जस्ट राइट कॉल, देन राइट द नेम ऑफ अ प्रोसीजर एंड देन राइट गिव द ब्रैकेट्स। एज यू कैन सी ओवर हियर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा था, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू पास एनी, सॉरी मैंने कोई पैरामीटर नहीं लिखा था, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू पास एनी आर्ग्यूमेंट टू इट इनटू इट। जैसे ही अब मैं स्टार्ट करता हूं तो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि हेलो जो है वो प्रिंट हो जाएगा। नाउ यू विल सी, ठीक है, हेलो प्रिंट हो चुका है। अब जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये कोड किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर रहा है ये चेक करने के लिए मैं आपको पहले सीक्वेंस बता रहा हूँ होता क्या है। सबसे पहले मेन की बॉडी से स्टार्ट करेगा, फिर कॉल डिस्प्ले करेगा। अब जो कंट्रोल है वो मेन प्रोसीजर से हट जाएगा। इसको बिल्कुल इस तरह समझो कि ये एक कमरा है, एक रूम है, और ये एक अनदर रूम है, मतलब ये दो डिफरेंट रूम्स अवेलेबल है। तो कॉल डिस्प्ले एक अनदर, एक वन रूम के अंदर है। जैसे ही मैं कॉल डिस्प्ले करूंगा मैं इस जो कंट्रोल है वो दूसरे प्रोसीजर के पास आ जाऊंगा, मतलब यहां आ जाऊंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे ही मेरे पास एंड सब होता है, या जो प्रोसीजर का सब रूटीन का एंड होता है, तो कंट्रोल दोबारा से वहीं पर ही आता है जहां से वो कॉल हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये दोबारा से कॉल शुरू हो जाएगा, नहीं, प्रोसीजर को कॉल किया मेन के इनसाइड, प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही प्रोसीजर टर्मिनेट होगा इट विल रिटर्न बैक at the point where we have call from it। तो लाइन नंबर 6 पे दोबारा आएगा ये, फिर लाइन नंबर 7 पे एग्जीक्यूट करेगा। अब ये मेन के अंदर कंट्रोल है, कंसोल डॉट रीड की हुआ और एंड सब प्रोग्राम टर्मिनेट। ये चेक करने के लिए यहाँ पर मैं एक ब्रेक पॉइंट बता रहा हूँ। ब्रेक पॉइंट बेसिकली होता है, ये डीबगिंग टूल होता है जो कि 4.2 के अंदर आईडीज में आपने देखा होगा कि break point is execution, break point is basically a point which basically stops the execution of a code, मतलब deliberate halt करवाना कोड को, so that we can check the execution one line at a time। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा ना तो कंसोल की स्क्रीन मेरे पास आएगी और डायरेक्टली मैं वापस वहां चले जाऊंगा जहां पे मेरे पास ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था। जब मैं यहां पर आ गया तो ब्रेक पॉइंट को मुझे वन लाइन एट अ टाइम रन करना है। उसके लिए आई हैव वन थिंग दैट इज नोन एज स्टेप इनटू। दिस स्टेप इनटू अगेन 4.2 में आप देखोगे इसका नाम होता है सिंगल स्टेपिंग, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड वन लाइन एट अ टाइम। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो एरो मेरे पास कहाँ है, कॉल डिस्प्ले की तरफ, येलो से मतलब अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा स्टेप इनटू की तरफ तो कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, प्रोसीजर के पास। तो सब डिस्प्ले की तरफ आगे लाइन नंबर 2 पे आया। अब ये प्रोसीजर के इनसाइड आएगा। अभी भी देखो मेरे पास जो कंसोल की स्क्रीन है वो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं इसको स्टेप इनटू वन मोर टाइम क्लिक करूंगा तो नाउ यू कैन सी कि हेलो जो है वो प्रिंट हो गया है। क्या प्रोग्राम कंप्लीट हो गया? द आंसर इज नो। लाइन नंबर 4 पे एंड सब एग्जीक्यूट होगा और ये कंट्रोल कहां पे आ जाएगा, लाइन नंबर 6 की तरफ जहां से कॉल हुआ था। फिर लाइन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। लाइन नंबर 7 के जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, अब कंसोल डॉट रीड के लिए, रीड की के लिए मुझे कोई सी भी की प्रेस करनी है। फॉर एग्जांपल एंटर प्रेस किया, प्रोग्राम अभी भी टर्मिनेट नहीं हुआ है, अब वो एंड सब के ऊपर है। अब जब मैं इसको स्टेप इनटू करूंगा ना, दैट्स इट, अब प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूशन जो है ना वो कंप्लीट हुई है। दैट इज हाउ अ प्रोसीजर इज बेसिकली रन। अब इसी vb.net का जो कोड है उसको मैं कन्वर्ट करना जा रहा हूँ सूडो कोड में।
तो सूडो कोड में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। सिंपली मैं इसको जो है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट देना मुझे। बेटा माइक ऑफ करो बेटा, यमुना। तो अगर मैं इसका सूडो कोड में लिख रहा हूँ इसी कोड को, तो आई विल जस्ट राइट प्रोसीजर for and the name of the procedure is display, and then write brackets, then write end procedure, and inside it I will just write output and then hello. That's a complete procedure. अब क्योंकि VB.NET और सॉरी सूडो कोड के अंदर मेन प्रोसीजर होता नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर कमेंट बना रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ दैट्स अ मेन प्रोसीजर। ठीक है, ये मेन प्रोसीजर है। जो कंपाइलर है, जो ट्रांसलेटर है, वो उसको इग्नोर करेगा। और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जस्ट कॉल डिस्प्ले एंड आई एम नॉट गोइंग टू पास एनी आर्ग्यूमेंट इनटू इट, दैट्स इट। मतलब सूडो कोड में हमारे पास यही लाइन ऑफ कोड आएंगी जो कि इक्विवेलेंट होगा इस VB.NET के कोड का। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मतलब आई एम गोइंग टू पास अ सिंगल आर्ग्यूमेंट इनटू इट। वो करने के लिए मुझे यहाँ पर एक पैरामीटर जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल नेम नाम का पैरामीटर, नेम एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे देखो एक रेड कलर से लाइन मतलब एरर अकर हो गया। तो यहाँ पर मुझे नेम पास करना होगा। तो नेम पास करने के लिए ओवर हियर आई एम गोइंग टू डायरेक्टली भी एक आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल क्योंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन यूज करूंगा और लिख दूंगा फॉर एग्जांपल फराज। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो यहाँ पर मेन सी बॉडी से शुरू होगा, कॉल डिस्प्ले फराज आर्ग्यूमेंट पास होगा, कंट्रोल डिस्प्ले के पास आएगा, नेम वाले पैरामीटर के अंदर फराज स्टोर होगा आगे, और कंसोल डॉट राइटलाइन हेलो। हेलो के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू राइट कॉमा एंड देन राइट फॉर एग्जांपल नेम वेरिएबल। अब हम जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे आ जाएगा हेलो फराज के नाम से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर कॉमा नहीं आता, यहाँ पर हमारे पास कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर आता है। ठीक है, अब चूंकि कॉन्कैटिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि कॉन्कैटिनेशन के अंदर हमारे पास जो है वो स्पेस नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पर हेलो लिख के जस्ट राइट यहाँ पे ओ के आगे स्पेस लगा दो तब भी सही है, या फिर कॉन्कैटिनेशन लिख के डबल कोटेशन लगा के स्पेस लगाऊं और फिर कॉन्कैटिनेशन दूं तब भी स्पेस जो है हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास सिंपल कि हम जो है वो किस तरीके से एक आर्ग्यूमेंट रिसीव कर सकते हैं, मतलब सिंगल पैरामीटर क्या आ सकता है। तो अगर यही काम मैं सूडो कोड में करके दिखाऊं तो क्या होगा, इसी कोड को मैं कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ नेम कॉलन स्ट्रिंग। तो कॉलन आता है यहाँ पर सूडो कोड में जब हम डिक्लेयर करते हैं, डू नॉट राइट डिक्लेयर नेम कॉलन स्ट्रिंग, जस्ट राइट नेम कॉलन स्ट्रिंग और आउटपुट हेलो। यहाँ पे कॉमा डाल के आप जस्ट लिख दो नेम वेरिएबल का नाम बस, और कॉल में यहाँ पे पास कर दो डबल कोटेशन के इनसाइड फराज। तीसरे तरीके से कोड क्या हो सकता है वो मैं एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ जाता हूँ।
आई होप ये सिंगल पैरामीटर वाली बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब यहाँ पर मैं ये प्रोसीजर खत्म कर रहा हूँ और मैं एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के दिखाता हूँ, थोड़ा आपकी चीज़ों और कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। सब कैलकुलेटर में एडिशन का फंक्शन बना रहा हूँ मैं, मतलब प्रोसीजर बना रहा हूँ मैं। सब ऐड and then write bracket and then press enter. So add is basically the name of a procedure. दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं दो नंबर्स चाहूंगा कि मैं रिसीव करूं मेन की बॉडी से। तो अब यहां पर num1 as integer, तो रिमेंबर या तो सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप आएगी या फिर आपके पास जो है वो रियल आ सकती है, और VB.NET में रियल के लिए हम सिंगल या डबल को यूज करते हैं। num2 as integer, और यहां पर इनसाइड अब ये दो पैरामीटर्स हैं, मतलब दो वैल्यू रिसीव करेगा। अब यहाँ पर मैं अगर मुझे कोई और वेरिएबल्स बनाने तो उसको मैं डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जिस तरह से सूडो कोड में हम डिक्लेयर करते हैं डिक्लेयर वेरिएबल का नाम कॉलन डेटा टाइप, यहाँ पर भी डिम बेसिकली डिक्लेयर के लिए होता है। डिम का मतलब होता है डिक्लेयर इन मेमोरी, डिक्लेयर आंसर एज इंटीजर। तो डिक्लेरेशन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर अ यूज ऑफ अ वेरिएबल यू मस्ट डिक्लेयर इट फर्स्ट, देन आंसर इज इक्वल टू num1 plus num2 and then console dot write line. I just need to display the answer, so console dot write line के inside answer लिख दूंगा तो जो भी आंसर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैंने एक प्रोसीजर जो है वो डिफाइन कर दिया है। अब मैं मेन के इनसाइड आया। मेन के इनसाइड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पर भी मैंने क्या नाम है, दो वेरिएबल्स बनाए डेम। अब उन वेरिएबल्स का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ, डेम n1 कॉमा, वहां पे क्या बनाया था n1, तो यहाँ पर a बनाया, तो डिम a कॉमा b एज इंटीजर। यहाँ पर मैं डायरेक्टली a को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, इनपुट भी ले सकता हूँ। a की वैल्यू 10 रख दी, b की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने रख दी 20। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द प्रोसीजर दैट इज हैविंग अ नेम ऐड। a लिखूंगा, देखो यहाँ पर ऐड शो कर रहा है बॉक्स में, उसका मतलब भी प्रोसीजर है। ब्रैकेट बनाऊंगा और ब्रैकेट में a कॉमा b, दैट्स इट। यहां पर मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद वो यहां पर आएगा, num1 के पास वैल्यू ऑफ a आ जाएगी, num2 के पास वैल्यू ऑफ b आ जाएगी। तो सबसे पहले कंट्रोल हमारा लाइन नंबर 8 से स्टार्ट होगा, मतलब ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन प्रोसीजर। a और b वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। a को मैंने 10 से असाइन किया, b को मैंने 20 से असाइन किया, कॉल किया a कॉमा b। कंट्रोल लाइन नंबर 12 से लाइन नंबर 2 के पास चले जाएगा, num1 के पास 10 और num2 के पास 20। आंसर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, दोनों ऐड हुए, आंसर के पास 30 आया और यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही एंड सब होगा कंट्रोल दोबारा से लाइन नंबर 12 के पास आएगा और फिर लाइन नंबर 13 पे एग्जीक्यूट होगा। कंसोल और रीड की कोई भी की प्रेस करूंगा तो कंसोल की स्क्रीन डिसअपियर होगी। अब जब मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो यू कैन क्लियरली सी कि मेरे पास 30 आंसर जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजर और फंक्शन को वी कैन बेसिकली कॉल इट मैनी टाइम्स फ्रॉम अ सेम प्रोग्राम। तो अब यहाँ पर ये काम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अब मैं a और b में वैल्यू जो है ना वो खुद इनपुट करवाता हूँ, ठीक है। तो इनपुट कराने के लिए VB.NET में a इज इक्वल टू, बल्कि पहले मैं एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर फर्स्ट नंबर। सो a इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन होता है, मतलब रीड लाइन का मतलब जो भी मैं कंसोल की स्क्रीन के ऊपर एंटर करूंगा उसको रीड कर लो। सिमिलरली कंसोल डॉट राइट लाइन
enter enter second number. So b is equal to console dot read line. Now again I am going to call the add procedure and I'm going to pass a comma b. तो अब इस बात को याद रखो, मेन के अंदर सबसे पहले a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20. जैसे ये कॉल होगा ना तो कंट्रोल लाइन नंबर 2 पे जाके ये सारा एग्जीक्यूट होगा और डिस्प्ले करा देगा 30 को. ये जब रिटर्न करेगा लाइन नंबर 12 की, जब दोबारा आएगा तो कंसोल डॉट रीड की क्या करेगी कि मुझसे बोलेगी कोई भी की प्रेस करो. जैसे मैं कोई की प्रेस करूंगा तो अब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब कंसोल की स्क्रीन डिसअपियर नहीं होगी. इसका मतलब होता है कोई की प्रेस करो. अब की प्रेस करने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, मतलब मेरे पास मैसेज डिस्प्ले आने लग जाएगा एंटर द फर्स्ट नंबर. अब मैं इनपुट कराऊंगा, कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा. फिर एंटर द सेकंड नंबर, मैं सेकंड नंबर इनपुट कराऊंगा. अब अगेन मैं जब कॉल कर रहा हूँ, देख रहे हो रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड, मतलब आई डू नॉट नीड टू राइट दैट कोड अगेन एंड अगेन. कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आई कैन यूज इट मेनी टाइम्स. तो अब ए की वैल्यू जो भी मैंने इनपुट कराई होगी, बी की वैल्यू जो भी मैंने इनपुट कराई होगी, कंट्रोल लाइन नंबर 18 से हट के लाइन नंबर 2 की तरफ जाएगा, दोनों को ऐड करेगा और आंसर आ जाएगा. कंट्रोल जब वापसी आएगा तो अगेन कंसोल की स्क्रीन डिसअपियर हो जाएगी. तो यहाँ पर कंसोल की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए कि भाई जब तक डिसअपियर होता है, जब तक मैं कोई की प्रेस ना करूं, तो कंसोल डॉट रीड की. अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले तो वो 30 प्रिंट कर देगा. और अब यहाँ पर मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि कंसोल डॉट रीड की लिखा होता मैंने. जैसे ही मैंने फॉर एग्जांपल एंटर या कोई भी की प्रेस करूंगा, अब वो मुझे आगे बढ़ रहा है कोड. एंटर द फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 100. जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, एंटर द सेकंड नंबर, फॉर एग्जांपल 45. अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 145 आंसर डिस्प्ले हो जाएगा मुझे. तो देखो, कोड को एक बार लिखो, राइट वंस एंड यूज मैनी टाइम्स. अब अगर हम इसी कोड को कन्वर्ट करते हैं वीबी सूडो कोड के अंदर, तो आई एम जस्ट कॉपिंग इट. मैं यहीं पर ही कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पे सब नहीं होता, यहाँ पे होता है प्रोसीजर कॉलन और हमारे पास जो जो भी हम कीवर्ड लिखते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. नेम की जगह पर हमारे पास आ जाएगा डिक्लेयर कॉलन इंटीजर और यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लिखते, सूडो कोड में हम असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं. ठीक है. और कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं लिखते, हम लोग सिंपली लिखते हैं आउटपुट. पेपर में आपने ये करना है. ठीक है. ऑल्दो 15 मार्क वाले क्वेश्चन में आप vb.net लिख सकते, vb.net भी लिख सकते हो, बट आई एम नॉट सजेस्टेड. अब ये सब मेन है ना, तो यहाँ पर तो मेन होता ही नहीं है, तो मैं इसको एज अ कमेंट बना रहा हूँ. फिर डिक्लेयर किया, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज किया. मेरे पास नम वाला कीबोर्ड नहीं है तो उसमें एरो बन नहीं सकता. और यहाँ पर कॉल के कीवर्ड को जस्ट कैपिटल कर देना. कंसोल डॉट रीड की कुछ इसके इक्विवेलेंट सूडो कोड कुछ है नहीं हमारे पास. ये प्रॉम्प्ट मैसेज होते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है यूज करना. ए इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन की जगह पर आपने जस्ट लिखना है इनपुट ए, आउटपुट एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर. इनपुट किया बी, कॉल ऐड ए कॉमा बी किया एंड दैट्स इट.
एंड सब मैं डायरेक्ट हटा रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा जो कोड है, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं भूल गया, एंड प्रोसीजर ये लिखना है इस तरह से। अब जो हमारे पास इसका जो सेकंड क्लास में जो मैं आपको कवर कराऊंगा जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट वुड बी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। लोकल वेरिएबल एज वेल एज ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दूंगा, ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दूंगा, देन पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट दूंगा। देयर इज आल्सो, हम पैरामीटर को दो तरीके से पास कर सकते हैं कि हाउ अ पैरामीटर इज पास। तो पास बाय वैल्यू भी होता है, पास बाय रेफरेंस भी है, बट ओ लेवल्स के सिलेबस में पास बाय रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट कि हम फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, फंक्शन का इक्विवेलेंट vb.net कोड देखेंगे, फंक्शन और प्रोसीजर में डिफरेंसेस क्या हैं वो देखेंगे, और कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेंगे।